लव स्टोरीज। अधूरा ज्ञान हानिकारक है। चंदनपुर गांव में मोंटू और राहुल अपने माँ बाप और दादा के साथ एक घर में रहते थे। उन दोनों को कोई भी बात पूरी तरह से सुनने की आदत नहीं थी। हर बात को अधूरी सुनकर हमेशा अधूरा ज्ञान हासिल करते और काम को बिगाड़ दिया करते। एक दिन दोनों अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी घर का बल्ब बंद हो गया। अरे मम्मी, ये लाइट को क्या हो गया? मुझे तो अंधेरे से डर लगता है। बेटा, डरने की क्या बात है? और पंखा तो अभी भी चल रहा है। लगता है बल्ब फ्यूज हो गया है। ये तो प्रॉब्लम हो गई। इतनी रात में तो अब कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आज मोमबत्ती से काम चला लेते हैं। कल आप याद से बल्ब ले आना। ऐसा कहकर मम्मी ने 2 मोमबत्तियां जलाईं और उनको टेबल पर लगा दिया। फिर पूरे परिवार ने मोमबत्ती की रोशनी में ही डिनर किया। अगले दिन संडे का दिन था। मोंटू और राहुल दोनों की छुट्टी थी। पापा दुकान जाने के लिए तैयार हुए और दोनों से बोले, मोंटू और राहुल, तुम दोनों मेरे साथ आओ। मैं तुमको जाते हुए बल्ब दिला दूंगा। उसे लेकर सीधे घर आ जाना, ठीक है? ठीक है पापा। दोनों पापा के साथ वहां चले गए, लेकिन जब वो दुकान पर पहुंचे तो दुकान बंद थी। अरे ये क्या, दुकान तो बंद है। पापा, हमारे स्कूल के पास भी एक दुकान है जहां बिजली का सारा सामान मिलता है। हम वहां चलकर बल्ब ले लें क्या? बेटा, लेकिन अब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे मेरी दुकान पहुंचने में देर हो जाएगी। ऐसा करो, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, तुम वहां से बल्ब लेकर घर चले जाना। ठीक है पापा, हम वहीं से बल्ब ले लेंगे। पापा ने उनको पैसे दे दिए और दोनों स्कूल की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद उनको एक लड़का बाइक से आता हुआ नजर आया। अचानक से उसकी बाइक फिसल गई और वो जमीन पर गिर गया। दोनों भागते हुए उनके पास गए और उन दोनों ने उसको सहारा देकर खड़ा किया। भैया, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम दोनों तो बहुत ही बहादुर बच्चे हो। राहुल ने देखा कि उसकी बाइक की हेडलाइट टूटकर जमीन पर गिरी पड़ी है। उसने लाइट उठाई और उस लड़के को देते हुए बोला, अरे भैया, आपकी बाइक की लाइट टूट गई है, ये लीजिए। इसका कोई फायदा नहीं, अब ये बाइक में तो नहीं लग सकती, मुझे नई ही लगवानी पड़ेगी। तुम दोनों इसे अपने खेल में इस्तेमाल कर लेना। आप बहुत अच्छे हो भैया, थैंक यू। तुम दोनों ही बहुत अच्छे हो। चलो, अब मैं चलता हूँ। फिर लड़का वहां से चला गया। तब दोनों भाई आपस में बात करने लगे। पता है राहुल, ये लाइट खराब नहीं है, सिर्फ बाइक से टूट कर गिरी है, इसीलिए उस बाइक वाले ने इसको नहीं लिया। इसका मतलब है हम घर में बल्ब की जगह इसको लगा सकते हैं। हाँ, और हमारे पैसे भी बचेंगे। साथ ही मम्मी पापा हमारे तेज दिमाग को देखकर हमें शाबाशी देंगे। चलो, इसे साथ लेकर चलते हैं। दोनों खुशी खुशी उस लाइट को लेकर अपने घर आ जाते हैं और अपनी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी, हम बल्ब ले आए, देखो। मम्मी अभी किचन में काम कर रही थी और दादाजी अपने कमरे में थे। मम्मी ने बिना देखे ही किचन के अंदर से ही जवाब दे दिया, बल्ब को होल्डर में लगा दो बेटा, मैं भी काम कर रही हूँ। ठीक है मम्मी, हम इसे अभी लगा देते हैं। तभी राहुल होल्डर का साइज और बल्ब को देखकर बोलता है, यार ये तो होल्डर में नहीं आएगा। तो क्या हुआ, बोर्ड तो है, इन तारों को सीधे इस बोर्ड में लगाकर ट्राई करते हैं। मोंटू ने उसके तारों को छीला और फिर सर्किट में लगा दिया। वो बल्ब उसमें लगाते ही बम के जैसा फट गया और दोनों के चेहरे काले पड़ गए। मम्मी! धमाके की आवाज सुनकर दादाजी और मम्मी दोनों उनके पास पहुंचे। अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? अचानक इतना बड़ा धमाका कैसे कर दिया? दादाजी, हम बल्ब लेने के लिए दुकान पर जा रहे थे। रास्ते में हमें एक बाइक वाला मिला जिसकी बाइक की हेडलाइट टूट गई थी। हमने सोचा कि हम इसकी बाइक की लाइट को घर में लगाकर उजाला कर देंगे। ये सब तुम्हारे अधूरे ज्ञान का नतीजा है। माना कि हर बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से ही जलता है, लेकिन बाइक में जलने वाला बल्ब 12 वॉट की बैटरी से जलता है और घर का बल्ब 200 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी से। तुमने बाइक का बल्ब डायरेक्ट बोर्ड में लगा दिया, इसीलिए वो ब्लास्ट हो गया। आगे से कभी भी आधे अधूरे ज्ञान के साथ कोई काम मत करना। ठीक है दादाजी। दादाजी, अब हम समझ गए, आगे से हम पूरा ज्ञान लेकर ही काम करेंगे। कुछ दिन बाद दोनों भाई घर में बैठे टीवी देख रहे थे।
चैनल चेंज करते करते जब डिस्कवरी चैनल आया तो उन्होंने देखा कि उस पर मधुमक्खियों के बारे में बताया जा रहा था। मधुमक्खियों का यह छत्ता हजारों मधुमक्खियां मिलकर बनाती हैं। इसी छत्ते से शहद निकालकर कुछ लोग इसके अंदर चीनी का पानी मिलाकर उसको बाजार में महंगे दामों में बेचते हैं। लेकिन असल में इस शहद का स्वाद बाजार में मिलने वाले शहद से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। राहुल, तूने सुना? बाजार में जो शहद मिलता है उसमें मिलावट होती है, जबकि वो कितना टेस्टी होता है ना। हाँ यार, जब मिलावट वाला शहद इतना टेस्टी होता है तो फिर असली शहद तो और भी ज्यादा टेस्टी होता होगा। हाँ सही कहा। और अगर हमें छत्ते से डायरेक्ट ही शहद मिल जाए तो उसके तो हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो बस फिर ठीक है, हम लोग आज मधुमक्खी के छत्ते से असली टेस्टी और फ्री का शहद निकाल कर ही रहेंगे। दोनों धूप हल्की होने के बाद शाम होने पर घर से मधुमक्खी के छत्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं। उन्होंने गांव की हर जगह, हर घर, पेड़ों और टंकियों पर ढूंढा, लेकिन उनको कोई छत्ता नजर नहीं आया। दोनों मधुमक्खी के छत्ते को ढूंढते ढूंढते गांव के आखिरी छोर तक गए थे। दोनों भाई परेशान हो गए। तब राहुल बोला, यार मोंटू, इतना ढूंढा लेकिन कहीं कोई छत्ता नजर नहीं आया। अब क्या करें? क्या अब हमें प्योर शहद नहीं मिलेगा? भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? अब गांव के बाहर तो नहीं जा सकते ना। वापस घर ही चलते हैं। शायद हमारे नसीब में शहद खाना ही नहीं लिखा। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच उनका स्कूल का दोस्त पिंकू वहां से गुजर रहा था। तभी वो बोला, अरे राहुल और मोंटू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, हम ना मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढते फिर रहे हैं। हमने टीवी पर देखा था कि छत्ते से निकला हुआ शहद बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी का तो पता नहीं, पर मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ तुमको मधुमक्खियों का छत्ता आसानी से मिल सकता है। तो बताना यार, इतना सस्पेंस क्यों डाल रहा है? हम तो सुबह से ही उसे ढूंढते हुए परेशान हो गए। जहाँ मेरी ट्यूशन क्लास है ना, उसके ठीक सामने एक प्रधान का घर है। मैंने वहाँ छत्ता लगा हुआ देखा है। ठीक है, तू जल्दी से हमें वहाँ का रास्ता बता दे, हम अभी वहाँ चले जाएंगे। पिंकू उन दोनों को रास्ता समझाने लगता है। उसके बाद वो दोनों कुछ ही मिनटों में प्रधान के घर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि घर की बालकनी के नीचे मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो गए। अरे वाह, कितना मोटा छत्ता है! इसमें तो शहद भी अच्छा खासा होगा। मजा ही आ गया। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर आखिर हम पहुंचेंगे कैसे? उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उनको गार्डन में एक सीढ़ी नजर आई। शहद तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। चल राहुल, उस सीढ़ी को लेकर आते हैं। दोनों ने सीढ़ी उठाई और बालकनी की सीध में उसे लगा डाला। फिर वो दोनों एक के पीछे एक सीढ़ी पर चढ़ गए। छत्ते पर पहुंचने के बाद सीढ़ी पर खड़े खड़े ही दोनों डिस्कस करते हैं। अरे यार, इसमें से शहद निकालना कैसे है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। टीवी में भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। अब क्या करें? बस इतनी सी बात। भले ही टीवी में नहीं बताया, पर मुझे सब पता है। तभी राहुल अपनी पॉकेट से मोंटू को पेन निकाल कर देते हुए कहता है, ये ले, इस पेन से ट्राई करके देख। इस छत्ते के अंदर बहुत सारा शहद भरा हुआ है। इस पेन से तू इस छत्ते में छेद कर दे, सारा शहद पानी की तरह बाहर निकलने लगेगा। मोंटू ने राहुल से पेन लिया और छत्ते के अंदर उसे गाड़ दिया और शहद निकलने का इंतजार करने लगे। शहद तो नहीं निकला, लेकिन कुछ मधुमक्खियां छत्ते से हटी और उन्होंने दोनों को काट लिया। दोनों दर्द के मारे तेज चिल्लाने लगे। आ! अरे बाप रे! दोनों को बहुत तेज दर्द होने लगा। उनकी सीढ़ी डगमगा कर फिसल गई और दोनों ही जमीन पर आ गिरे। उफ! अरे आ! दोनों तेजी से वहां से भागकर अपने घर की तरफ निकले। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर अंदर जाने से पहले मोंटू रुककर राहुल से बोला, अपने दर्द को कंट्रोल में रखना। घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमें मधुमक्खियों ने काटा है, वरना पता है ना क्या होगा? हाँ पता है, पिटाई पड़ेगी और डांट अलग से। दोनों अपनी शर्ट की आस्तीन के नीचे अपने सूजे हुए हाथों को कवर कर लेते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात में उन दोनों को बहुत तेज बुखार आया, लेकिन तब भी उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह जब उनकी आंख खुली तो बुखार उतर चुका था, लेकिन उनका हाथ अभी भी सूजा हुआ था। अब वो दोनों तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकल गए। स्कूल से वापस आते टाइम उनको रास्ते में एक शहद बेचने वाला मिला। शहद ले लो, शहद एकदम असली, बिना मिलावट वाला शहद। अंकल,
आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ बच्चों, बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? आप जब मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने जाते हैं तो आपको मधुमक्खियाँ काटती नहीं है क्या? मधुमक्खियाँ काटेंगी तब जब वो वहाँ होंगी। मतलब ये कि हम उन्हें पहले ही छत्ते से भगा देते हैं। भगा देते हैं? लेकिन कैसे? हम मधुमक्खी के छत्ते के नीचे आग लगा देते हैं। आग की गर्मी से ही वो भाग जाती हैं। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। चल चल राहुल, इस बार हम ऐसा ही करेंगे। अरे बच्चों, मेरी बात पूरी तो सुन लो। अरे सुनो। शहद वाला उन्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो खुशी से ऐसे पागल हुए कि पूरी बात सुने बिना ही उसकी नजरों से ओझल हो गए और दोनों फिर से सीधे प्रधान के घर पहुंचे। एक बात याद रख ले मोंटू, इस बार हमें कोई गलती नहीं करनी है। कैसे भी करके आज तो हमें शहद लेना ही है। हाँ बिल्कुल, पहले ये जितने भी सूखे पत्ते हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं, तभी आग जल पाएगी। दोनों गार्डन में पड़े सूखे पत्तों को छत्ते के नीचे इकट्ठा करने लगते हैं। फिर मोंटू ने अपनी जेब से माचिस निकाली और उनमें आग लगा दी। जैसे ही छत्ते तक आग की गर्मी पहुंची, सारी मधुमक्खियां उसमें से निकलना शुरू हो गई और चारों तरफ फैल गईं। अरे बाप रे, ये तो भाग ही नहीं रही। अब हम क्या करेंगे? अब मधुमक्खियों ने बहुत ज्यादा तादाद में उनके ऊपर हमला कर दिया। दोनों के हाथ, पैर और चेहरा सूज गया। बड़ी मुश्किल से दोनों चीखते चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागे। उसी टाइम इनके दादाजी मार्केट से गुजर रहे थे। उन्हें सूजा फूला हुआ देखकर दादाजी बहुत डर गए। अरे बच्चों, ये कैसे हुआ? तुम्हारे चेहरे और शरीर इतना कैसे सूज गए? दादाजी वो। दोनों के मुंह से अब बोला भी नहीं जा रहा था। दादाजी दोनों को डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर साहब, इन दोनों बच्चों की हालत ऐसी हो गई है, कुछ बताइए। इन दोनों को एक साथ बहुत सारी मधुमक्खियों ने काटा है और उसी की वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर से दवाई लगवाने के बाद दादाजी दोनों को घर ले आए। उनके मम्मी पापा भी ये देखकर परेशान हो उठे। दोनों को उनके बेड पर ले जाया गया और फिर उनकी मम्मी ने उनसे पूछा, तुम दोनों ने आखिर ऐसा किया क्या था जो तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई? डॉक्टर ने कहा है कि यह सूजन मधुमक्खियों के काटने की वजह से हुई है। क्या कहा? मधुमक्खियों के काटने से? लेकिन तुम लोग मधुमक्खियों की चपेट में आखिर आए कैसे? हम दोनों मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालना चाहते थे, इसीलिए हमने उसके नीचे आग लगा दी। लेकिन मधुमक्खियां छत्ते से निकलकर भागने की जगह हमारे पीछे पड़ गईं और उन्होंने हमारा ये हाल कर दिया। तुम दोनों ने ये तो पता कर लिया कि शहद मधुमक्खी के छत्ते से आता है, लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या है ये नहीं पता किया। ये जो तकलीफ तुम दोनों ने झेली है, ये सब तुम्हारे अधूरे ज्ञान की वजह से हुआ है। इसीलिए कहते हैं, अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हमेशा हानिकारक होता है। दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने आगे से कभी भी अधूरा ज्ञान प्राप्त करने की कोई गलती नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से कुछ सीखा आप लोगों ने? हमें हमेशा किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में किसी जानकार से पूरी तरह सुनकर पूरा ज्ञान लेना चाहिए। जानकार जैसे आपके टीचर, आपके माता पिता या घर के बुजुर्ग। देखा ना आपने कि मोंटू और राहुल के साथ क्या क्या हुआ? इसीलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा हमें मुसीबत में डाल देता है। वही ज्ञान अगर पूरा हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ये दोनों भाई अधूरा ज्ञान प्राप्त करके मुसीबत में पड़ गए, आप लोग ऐसी गलती कभी मत करना। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।